हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जो है इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आई होप सो आप लोग वो वीडियोस देख चुके हो और अपना उतना पार्ट ऑफ जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हो। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट डेफिसिट जो होता है उसे कैसे मेजर किया जाता है। नाउ वी नो कि बजट में जो 2 कंपोनेंट्स मेनली अगर एकदम ब्रॉड सेंस में बोले तो हमारे पास में आते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स के। ऑलराइट, जैसे हम बोल सकते हैं इन एंड डिफरेंट टर्म्स की इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो डेफिसिट का मतलब बेसिकली क्या होता है, डेफिसिट होता है लॉस। और लॉस कब होगा, जब आपके एक्सपेंडिचर्स या फिर आपके जो पेमेंट्स हैं वो आपके रिसीट्स या आपकी इनकम से ज्यादा हो जाएं। तो ये केस जो है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डेफिसिट वाली कंडीशन। तो जो गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट हम लोग बोल रहे हैं उसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली उसका मतलब हो गया कि जब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स है वो ज्यादा हो जाते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो डेफिसिट होती है। नाउ वी नो कि जो हमने वेरियस कंपोनेंट्स देखे हैं गवर्नमेंट बजट के, उसके हिसाब से हमें पता है कि एक होता है कैपिटल बजट और एक होता है आपका रेवेन्यू बजट। ठीक है, तो अब किस टाइप के जो है वेरियस डेफिसिट्स होते हैं, कब जो है मतलब किस वे में जो है हम डेफिसिट्स को मेजर करते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो हम लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में और इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि कैपिटल बजट में डेफिसिट कब होगा, रेवेन्यू बजट में कब डेफिसिट होगा, इनके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। So budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue. ठीक है, so what is basically budgetary deficit? जो excess है total estimated expenditure का over the estimated receipts. So when the government spends more than it collects, then it incurs a budgetary deficit. So it can be of 3 types. First one is the revenue deficit, then we have the fiscal deficit and then we have the primary deficit. तो basically ये तीनों deficits को जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखो रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट 2 चीजें पता है ना हमें, तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा, जो रेवेन्यू बजट वाला डेफिसिट है वो चीज। ठीक है, दैट मींस अगर रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो कम हो जाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो वो होगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। एंड रेवेन्यू जो बजट है उसमें हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी इंक्लूड की जाती है, जिसकी वजह से असेट या लायबिलिटीज पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। वो सारे जो आपके ट्रांजेक्शंस होंगे या गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शंस होंगे वो आपके जो है किसमें आते हैं, रेवेन्यू बजट में आते हैं। ठीक है, so it refers to excess of revenue expenditure over revenue receipts during the given fiscal year. So revenue deficit is equals to revenue expenditure minus revenue receipts. Revenue deficit signifies that government's own revenue is insufficient to meet the expenditures or normal functioning of government departments and provisions for various services. ठीक है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या सिग्निफाई करता है कि जो गवर्नमेंट के खुद के रेवेन्यू है वो इनसफिशिएंट है गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स है उन्हें मीट करने के लिए। और यहाँ पर मेन एम्फेसिस हमें किस पर देना है कि जो उनके डे टू डे ट्रांजेक्शंस है। ठीक है, अब देखो फिर से हम लोग चले अपने घर के बजट पर। ठीक है, फैमिली बजट पर चलते हैं। जब आप कोई कैपिटल असेट का क्रिएशन नहीं कर रहे हो और फिर भी जो है आपके पास में अगर पैसों की कमी हो जाए, इन दी सेंस कि अगर जो है आपकी रिसीट कम हो और आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है ना लाइक वी वुड से कि एक भयानक वाली कंडीशन होती है। ठीक है, कि ये हमें ये बताती है दैट हमारी जो कैपेबिलिटी है वो इतनी कम है कि हम अपने जो रोजमर्रे के जो एक्सपेंडिचर्स है, जो खर्चे हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है डाइसी सिचुएशन होती है। ठीक है,
सो यही चीज जब हम गवर्नमेंट के बेसिस पर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट को अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को जो है करने के लिए, या जो ऐसे पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, उन्हें इनकर करने के लिए जो है उन्हें कहीं ना कहीं से जो है पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ये बता रही है कि बस आप ये सोचो कि जब वो अपने डेली के खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो अपने बड़े बड़े खर्चे कैसे जो है निकालने वाले हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा जो है बुरी कंडीशन वाली जो है सिचुएशन होती है। ठीक है, कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के खुद के रेवेन्यू इनसफिशिएंट है उनके एक्सपेंडिचर्स को मीट करवाने के लिए। देन इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के, तो इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स इन द प्रपोज्ड बजट। क्या इम्प्लीकेशन है, दैट मीन्स जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपको क्या शो करता है, तो ये बताता है कि गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट अपने जो रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी जो है इनकर नहीं कर सकती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को शो कर रहा है। एंड एवरीथिंग जो है, जो भी ये लोग एक्सपेंडिचर्स एंड जो रिसीट्स रहती है वो वैसे भी बजट में पहले ही एस्टिमेट हो जाता है कि यहाँ पर इतना इतना एक्सपेंस इनकर किया जाएगा, यहाँ से जो है रिसीट हमें रिसीव होगी। तो जो आपका डेफिसिट है वो बेसिकली क्या बताता है कि आपने जो बजट में मेंशन किया है आप उतने एक्सपेंडिचर्स इनकर नहीं कर सकते हो, यू आर इनएबल फॉर दैट। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। देखो, जब घर पर आओ, वापस घर की सिचुएशन पर आओ या कंडीशन पर आओ, तो क्या होगा अगर मान लो कि घर में हमारे पास में जो है इतना मनी नहीं है कि हम उतने एक्सपेंडिचर्स इनकर कर पाए, तो क्या होता है फिर हम करते हैं डिसेव। ठीक है, कि कोई पुरानी अगर सेविंग रखी है तो उसको यूज करके अभी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें क्या किया जाए, उन्हें जो है इनकर किया जाए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम लेते हैं लोन्स। लोन्स किससे लेते हैं, अब ये जो छोटे छोटे लोन्स है ये बैंक्स तो देती नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पर, किसी क्लोज फ्रेंड से ले लिया, किसी रिलेटिव से ले लिया। ठीक है, या जो ऐसे जो मनी लेंडर्स एंड ऑल होते हैं उनके पास से जो है हमने मनी को क्या कर लिया है, बोरो कर लिया है। तो ये मेनली दो कंडीशंस या दो जो है आपके सॉल्यूशंस होते हैं आपके रेवेन्यू डेफिसिट से बाहर निकलने के। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग इज कि ये जो है ये बता रही है कि गवर्नमेंट डिसेव कर रही है, उनकी जो भी प्रीवियस सेविंग होगी उसको यूज कर जो है वो एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है, या फिर it also implies that government has to make up this deficit from capital receipts. Now what are capital receipts? These are basically borrowings, right? Capital receipts क्या होती है, capital receipt मतलब कि पैसा रिसीव हो रहा है, तो जब आपका asset कम होगा तो you will receive the money। ठीक है, आपके पास में कोई कार थी, आपने उसको सेल आउट कर दिया है, तो आपके पास में क्या हुआ है, मनी आया है, लेकिन आपका जो असेट है वो क्या हो गया, कम हो गया। या फिर जो आपकी लायबिलिटीज है वो इंक्रीज होगी। लायबिलिटीज कैसे इंक्रीज हो रही है, मान लो जैसे आपने बोरो किया है मनी, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन मनी तो आपके पास आ रहा है, इसलिए वो क्या होगी, कैपिटल रिसीट होगी। तो कैपिटल रिसीट के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं अपने लास्ट वाले पार्ट में, दैट इज द डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। ठीक है, ये दो चीजें जो है ये हम लोगों ने लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें देखा था, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। सो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो या तो अपने एसेट्स को कम करेगी, वो या तो डिसइन्वेस्ट कर रही है, या फिर वो मनी को बोरो कर रही है ताकि वो अपने ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें जो है इनकर कर सके। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ये डिससेव करती है, या फिर ये अपनी कैपिटल रिसीट को यूज करती है टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर डेफिसिट। So that is through borrowings or disinvestment. It means revenue deficit either leads to an increase in liability in the form of borrowings or reduces the assets through disinvestment. ठीक है, तो ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको यही चीज शो कर रहा है कि या तो जो है इस रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ने वाली है या फिर उनका जो असेट है वो कम होने वाला है, तो दोनों ही चीजें सही नहीं है। ऑलराइट, तो ये जो है ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट बताता है, और ये ज्यादा जो है इस कंडीशन को शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है
बुरी वाली कंडीशन में है या उन्हें जो है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन में है, बिकॉज जब वो अपने डेली के जो एक्सपेंडिचर्स है वो इनकर नहीं कर सकती है, तो जो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स होंगे वो इनकर करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, then use of capital receipts for meeting the extra consumption expenditure leads to inflationary situation in the economy। inflationary situation क्यों आएगी? देखो सिंपल सी चीज है, अगर गवर्नमेंट ने बोरो किया तो मनी सप्लाई क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ऑल राइट, अगर गवर्नमेंट ने अपना असेट वगैरह सेल किया है तो वो जो मनी उनके पास में है वो वापस जो है कहां पर इंडक्ट किया जाएगा? इकोनॉमी में, तो उससे भी जो मनी सप्लाई है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें अगर गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट्स का यूज करती है तो इट मींस कि मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होने से जो इन्फ्लेशन वाली कंडीशन है वो इंक्रीज होगी, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी इकोनॉमी में आ सकता है। So a high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its revenue। ठीक है, तो अगर हाई रेवेन्यू डेफिसिट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या जो है सिग्नल दे रहा है गवर्नमेंट को कि आप अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें कम करो या फिर आप आपके जो रेवेन्यूज है उन्हें क्या करो? उन्हें इंक्रीज करो। ठीक है, बिकॉज ऐसे में जो है काम नहीं चलेगा। ऐसे में क्या होगा कि जो है एक तो बोरोइंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एक डेब्ट ट्रैप वाला जो कंडीशन है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली फिर उसकी वजह से जो है ये पूरा बर्डन किस पर जाएगा? आपकी इकोनॉमी पर जाएगा, एंड द सिचुएशन जो कि श्रीलंका में अराइज हुई थी कुछ टाइम पहले, वैसी कंडीशंस जो है अराइज होना स्टार्ट हो सकती है। इसलिए जो है बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू डेफिसिट इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल। ऑल राइट, देन मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट कैसे किया जा सकता है? सिंपल सी चीज है, आप या तो अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर दो या फिर आप आपके रेवेन्यूज को इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, तभी आप डेफिसिट को क्या कर पाओगे? तभी आप डेफिसिट को जो हो ठीक कर पाओगे। तो ईदर यू नीड टू लाइक रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर्स और यू नीड टू इंक्रीज योर रेवेन्यू। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अब देखो फिस्कल डेफिसिट ये जो है ना, ये आपका जो टोटल बजट है उससे हम लोग लेकर आते हैं। दैट मीन्स जब अभी हमने देखा था अपना रेवेन्यू डेफिसिट तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू बजट वाला कंपोनेंट लिया था, लेकिन जो पूरा गवर्नमेंट बजट है उसमें कैपिटल भी है और उसमें रेवेन्यू भी है। ठीक है, तो जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो बेसिकली आपके दोनों का ही क्या है? दोनों का ही जो है एक मिक्सचर है, दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन होता है। ऑल राइट, सो प्रेजेंट्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंसेस। जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमें और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जो व्यू है बजटरी इम्बैलेंसेस का वो शो करता है। ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड एज बजटरी टूल फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो जो है ये जो है फिस्कल डेफिसिट जो है ये बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है जो बजटरी डेवलपमेंट्स है उसे समझने के लिए और उसे एक्सप्लेन करने के लिए। सो इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। अब इसको थोड़ा सा जो है अच्छे से समझो। फिस्कल डेफिसिट में बेसिकली क्या लिया है हमने? टोटल एक्सपेंडिचर लिया है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दोनों चीजें प्लस सॉरी इसमें माइनस क्या करेंगे? टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब यहां पर क्या हुआ है? यहां पर हुआ है आपका रेवेन्यू रिसीट्स एंड प्लस कैपिटल रिसीट्स। अब देखो कैपिटल रिसीट्स की दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है कि या तो आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपका जो असेट है वो क्या कर रहे हो? आप कम कर रहे हो। एक होता है कि आप बोरो कर रहे हो मनी को। ठीक है, नाउ जब हम फिस्कल डेफिसिट लेते हैं ना तो फिस्कल डेफिसिट में हम ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेंगे, हम टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स लेंगे और कैपिटल रिसीट्स का सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे, दैट इज जिसमें असेट्स कम होते हैं वो। अगर कोई भी डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है, जैसे कि ये जो बोरोइंग है दिस इज डेप्थ क्रिएटिंग, डेप्थ इज व्हाट? कर्ज। ठीक है, तो अगर कोई भी डेप्थ क्रिएटिंग जो है आपकी कैपिटल रिसीट होती है तो वो हम लोग इसमें से एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। अब इसका सीधा सिंपल सा मतलब क्या हुआ इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है,
जितने एक्सपेंडिचर्स है उतनी हमारे पास में रिसीट्स तो होनी चाहिए, नहीं तो हम जो है एक्सपेंडिचर्स इनकर कहाँ से करेंगे। तो क्या होता है कि अगर हमारे एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं या फिर गवर्नमेंट के भी एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं रिसीट से, तो फिर हम यूज करते हैं बोरोइंग्स एंड ऑल को कि चलो ठीक है यार थोड़ा बहुत मनी क्या कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, जब हमारे पास में हो जाएगा हम उसे वापस रिटर्न कर देंगे, ठीक है, या फिर नेक्स्ट ईयर में रिटर्न कर देंगे, ऐसा कुछ भी। ऑल राइट, तो दैट मीन्स कि ये बोरो कर कर हम उस बोरोइंग के वजह से अपनी रिसीट्स को इंक्रीज करते हैं और अल्टीमेटली आपका एक्सपेंडिचर और रिसीट जो है वो इक्वल सिनेरियोस पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट में डायरेक्टली टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट करते तो आपका आंसर तो 0 आ जाता। ये आपको क्या शो करता है कि भाई कोई डेफिसिट ही नहीं है, लेकिन डेफिसिट है, और वो क्या है, तो वो है ये बोरोइंग वाला पार्ट। किसी को भी बोरो करने में मजा नहीं आता है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास अगर है मनी तो आप कभी भी बोरो करने नहीं जाओगे, ठीक है। आप बोरो करने कब जाते हो, जब आपके पास में डिफिशियंसी हो जाती है, जब आपके पास में जो है पैसों की कमी हो जाती है, आपको जितने चाहिए उससे कम है, तो आप बोरो करने जाते हो, ठीक है। तो जितने चाहिए दैट मीन्स जितने एक्सपेंडिचर्स हैं उससे हमारी रिसीट्स कितनी कम हो रही है, वो एक्चुअल में ये बोरोइंग वाला अमाउंट ही होता है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट भी उतना ही बोरो करेगी जितना जो है उन्हें जरूरत है, वो भी एक्सेस में जो है बोरो नहीं करेगी। इसीलिए हम लोग इसमें से अपनी इस बोरोइंग्स को हटाते हैं और अल्टीमेटली ये जो आपको आंसर मिलता है ना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि आपकी बोरोइंग्स कितनी है, ठीक है, आपके गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कितनी है। इसका अगर आप एक एग्जांपल लो, मतलब कि अगर न्यूमेरिकल फिगर ले, तो लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, आपके पास में जो टोटल एक्सपेंडिचर है कैपिटल प्लस रेवेन्यू दोनों, वो मान लो आपके पास में कितने हैं, 100 CR के हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो है आपके पास में 50 CR की, दैट इज 50 करोड़ की। कैपिटल रिसीट्स में जो आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया है दैट इज ऑफ 25 CR। अब आपने देखा कि यार हमारे पास में रेवेन्यू डेफिसिट 50 CR का आ गया है, आपके पास में जो है एक्सपेंडिचर 100 CR का है, तो अभी भी जो है 50 करोड़ की जरूरत है। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना जो है हमें इसकी जरूरत भी नहीं है और वो वैसे भी जो है अभी काम नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट किया। डिसइन्वेस्ट करके जो है उन्हें 25 करोड़ जो है वो मिल गया, लेकिन अभी भी उन्हें क्या देखने को मिल रहा है कि अभी भी जो है जो ये रिसीट्स है वो शॉर्ट हो रही है 25 CR से। तो अब ये गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाएगी कि उन्हें जो है 25 CR क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिसीट कितनी कम हुई थी, 25 CR की हुई थी, जो कि हमने बोरो कर लिया, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका क्या, कंप्लीट। ऑल राइट, तो जो जितनी बोरोइंग्स होती है दैट इज बेसिकली वो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू आप बोरोइंग्स भी बोल सकते हो। ऑल राइट, अगर कभी भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपको बोरोइंग्स दी हो और आपसे बोला गया हो कि आप फिस्कल डेफिसिट बताओ, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो बोरोइंग्स का अमाउंट है दैट वुड बी इक्वल टू द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। कभी आपके पास में जो है टोटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट दिया है और बोला गया हो कि अब बोरोइंग्स आपको निकालनी है, तो आप फिस्कल डेफिसिट फाइंड आउट कर लो, बोरोइंग्स जो है वो उसके इक्वल जो है रहती है। तो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट आपको क्या शो कर रही है कि गवर्नमेंट जो है वो कितना मनी बोरो कर रही है, या गवर्नमेंट की जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी है, ठीक है। So the extent of fiscal deficit is an indication of how far the government is spending beyond its mean, ठीक है। तो जो fiscal deficit है वो आपको क्या बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने मीन्स से कितना ज्यादा स्पेंड कर रही है, ठीक है। दैट मीन्स जितना उनके जो है वी वुड से कि जितना उनके हाथ पैर जहां तक पहुंच रहे उससे कितना ज्यादा जो है वो स्पेंड कर रही है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द फिस्कल डेफिसिट। Now implications of fiscal deficit, तो it is the debt trap. Now debt trap क्या होता है, आपने एक जो है डेप्थ लिया है, दैट मीन्स मनी को बोरो किया है, फिर इस पर आपको जो है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, राइट। अब आप ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट भी आपके लिए क्या है, भारी चीज हो रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपने एक और डेप्थ लिया, ठीक है, दैट मीन्स एक और जो है बोरोइंग की, फिर अब इस पर भी इंटरेस्ट हो गया है, अगर इसको पूरा रीपे कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज इस पर भी इंटरेस्ट, इस पर भी इंटरेस्ट, तो इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए फिर से आप जो है एक और बोरोइंग कर रहे हो, ठीक है। तो इस वे में आपकी जो बोरोइंग्स है वो बढ़ती जा रही है, बोरोइंग पे बोरोइंग, बोरोइंग पे बोरोइंग जो है वो होती जा रही है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ डेब्ट ट्रैप, ठीक है।
सो ये जो है ये हमें फिस्कल डेफिसिट का एक इम्प्लीकेशन है कि अगर फिस्कल डेफिसिट आपको देखने को मिल रहा है तो दैट मीन्स एक डेब्ट ट्रैप वाली कंडीशन जो है वो क्रिएट हो सकती है. So fiscal deficit indicates the total borrowing requirements of the government. Borrowings not only involve repayment of principal amount but also require पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, जो बोरोइंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट नहीं मांगती है बल्कि इंटरेस्ट का भी रीपेमेंट मांगती है. ठीक है, then interest payment increases the revenue expenditure. interest payment that is ये day to day transaction है, इसकी वजह से कोई asset liabilities create नहीं हो रहा है तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से फिर रेवेन्यू डेफिसिट की जो है इंक्रीज होने की क्या है आपके पास में संभावना है. सो व्हिच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट. It creates a vicious circle of fiscal deficit and revenue deficit wherein government takes more loans to repay the earlier loans. As a result, country is caught in debt trap. ठीक है, तो प्रीवियस जो है लोन्स को रीपे करने के लिए न्यू लोन लेना, फिर इसको रीपे करने के लिए न्यू लोन लेना, तो ऐसे करके जो है ये लोन का जो सिस्टम है ये चलता ही जाता है. एंड इस पर्टिकुलर वे में जो है एक जो कंट्री है वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है. ट्रैप मतलब कि क्या होता है, जाल होता है. ठीक है, एंड डेब्ट दैट इज कर्ज. ठीक है, तो कर्ज के जो है जाल में जो कंट्री है वो फंस जाती है, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन. अब जब भी गवर्नमेंट बोरो करेगी तो वो इन्फ्लेशन बढ़ाएगा. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली दैट मनी इज गोइंग टू बी इन्फ्यूज्ड इन द इकोनॉमी, तो इन्फ्लेशन जो है उससे बढ़ेगा. ठीक, so government mainly borrows from Reserve Bank of India to meet its fiscal deficit. RBI prints new currency to meet the deficit requirements. ठीक है, तो RBI जो है न्यू करेंसी को प्रिंट कर रही है. न्यू करेंसी को प्रिंट करना जो होता है ना उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग. ठीक है, क्या हो रहा है, ये डेफिसिट है, इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जो RBI है वो न्यू करेंसी को जो है क्या कर रही है, न्यू करेंसी को प्रिंट कर रही है या न्यू नोट्स को प्रिंट कर रही है. एंड दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इट एज डेफिसिट फाइनेंसिंग. ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग और करेंसीज प्रिंट होगी, वो प्रिंट होगी तो वो अल्टीमेटली मार्केट में आएगी. मार्केट में आने से मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगा और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, इसका ये इम्प्लीकेशन होगा कि जो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस है वो जो है वो प्रिवेल करेगी इकोनॉमी में. ठीक है, so it increases the money supply in the economy and creates inflationary pressures. Then foreign dependence. अब जो है गवर्नमेंट फॉरेनर्स से या फॉरेन कंट्रीज से जो है लोन्स वगैरह लेती है, मनी बोरो करती है, तो अगर हम उनसे बोरो करेंगे तो हमारा उन पर डिपेंडेंस बढ़ेगा. ठीक है, तो फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ सकता है आपका फिस्कल डेफिसिट की वजह से. सो गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच रेजेस इट्स डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज. Then it hampers future growth. So borrowing increase the financial burden for future generation. Future generation के लिए कैसे जो है borrowings ने जो है burden create किया है, तो देखो जब भी जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है ना मनी, तो ऐसे थोड़ी ना 1-2 साल के लिए बोरो किया है, वो बोरो करती है 10 साल 15 साल. ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है ना वो काफी लंबा होता है. तो अब ये फ्यूचर जनरेशन के लिए तो बर्डन है. गवर्नमेंट ने तो बोरो कर लिया, हो गया उनका काम. अब आगे जो जनरेशन आएगी उसको दिक्कत, वो उन्हें जो है विद वेरियस टैक्सेस एंड ऑल जो है इसका रीपेमेंट करवाना पड़ेगा. तो ये जो है ये फ्यूचर जनरेशन के लिए ही बर्डन होता है. ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आपके दादाजी ने जो है कोई लोन लिया. ठीक है, आपके दादाजी ने लोन लिया, उन्होंने जो है उसका जो टाइम पीरियड था, उसका जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड था दैट वाज लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल 10 to 15 इयर्स. जब दादाजी ने लोन लिया तब उस टाइम पर आपके पापा की एज थी 25 इयर्स की. ठीक है, तो अल्टीमेटली वो जो बर्डन है वो पापा के ऊपर ही आएगा कि अब जो है पापा को रीपे करना पड़ेगा ये लोन. ठीक है, बिकॉज अब दादाजी तो जो है रिटायरमेंट वाली जो है अपनी एज में जा चुके हैं. अब इसका बर्डन किस पर आया है, पापा पर आया है कि वो जो लोन है वो रीपे करना है. तो सेम वे में अगर गवर्नमेंट लोन्स एंड ऑल लेती है तो ये फ्यूचर जनरेशन पर जो है बर्डन क्रिएट करता है. सो इट एडवर्सली अफेक्ट्स द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री. देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट को आप कैसे फाइनेंस करोगे, तो फर्स्ट वन इज बोरोइंग्स. ठीक है, आप बोरो करोगे मनी को, उससे जो है आपका फिस्कल डेफिसिट आप फाइनेंस करोगे. ठीक, एंड द सेकंड थिंग इज डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग इज बेसिकली प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी. एंड दोनों ही कंडीशन की वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है
वो प्रिवेल करेंगे इन द इकोनॉमी, ठीक है। देन आते हैं प्राइमरी डेफिसिट पर। नाउ प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है इसे समझते हैं। देखो अभी अभी हमने समझा कि फिस्कल डेफिसिट दैट इज बोरोइंग्स जो होती है उस पर क्या करना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट भी जो है वो पे करना पड़ता है। एंड ये जो इंटरेस्ट रीपेमेंट है ये कई बार जो है गवर्नमेंट को या इकोनॉमी को जो है डेब्ट ट्रैप में फंसा देता है। दैट इज उस इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए लोन लेना है, इज दिस ऑल, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइमरी डेफिसिट है ना वो यही बताता है कि जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है उसमें से कितना पार्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जा रहा है। मतलब कि ये आपको ये बताता है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा उस मनी को कितना यूज करती है, ठीक है। सो प्राइमरी डेफिसिट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग्स, ठीक है। करंट ईयर में मान लो जो है गवर्नमेंट ने 2023 में जो है लोन लिया है कितने का, 25 CR का, एंड उनका 2022 में जो इंटरेस्ट पेमेंट था, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, वो था 10 CR का। तो दैट मींस कि गवर्नमेंट ने ये जो 25 करोड़ का लोन लिया है ना उसमें से 10 करोड़ तो वो जो है इस इंटरेस्ट के लिए देने वाले हैं, बाकी का जो 15 CR है वो दूसरी जगह पर यूज करेंगे। सो दिस इज बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट, जो कि आपको ये बताता है कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है उसका कितना पार्ट इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो है जाता है। All right, so primary deficit is equals to fiscal deficit minus interest payments. Now implication क्या है प्राइमरी डेफिसिट के, तो it indicates how much of government borrowings are going to meet expenses other than the interest payment, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की कितनी बोरोइंग्स है जो कि इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें जो है मीट करने के लिए यूज होगा। Then the difference between fiscal deficit and primary deficit shows the amount of interest payments on the borrowings made in the past. जो डिफरेंस है किसके बीच में, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट के बीच में, वो हमें क्या शो करता है, वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट जो कि बोरोइंग्स के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। सॉरी, वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट बोरोइंग्स पर जो कि प्रीवियस ईयर में करनी है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर की है। Then so a low or zero primary deficit indicates that interest commitments on earlier loans have forced the government to borrow. अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो आता है, हम लोग यूजुअली क्या देख रहे हैं कि अगर डेफिसिट कम आ रहा है तो दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो आता है ना तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये बात याद रखना, अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो या कम आ रहा है तो वो अच्छी चीज नहीं है। प्राइमरी डेफिसिट जितना ज्यादा आएगा वो हमें बताएगा कि हाँ आपकी जो कंट्री है वो सही पाथ पर चल रही है। अब ऐसा कैसे हुआ, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमने बोला कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, 25 CR का है। मान लो जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है मान लो वो भी कितने का है, 25 CR का है, तो यू विल गेट योर प्राइमरी डेफिसिट एज 0 CR, ठीक है, दैट इज 0 करोड़। अभी आपको ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट ने बोरो किया है मनी सिर्फ और सिर्फ इस इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये इंटरेस्ट पेमेंट के लिए अगर पूरा का पूरा मनी जो है वो हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही यूज कर रहे हैं तो दैट मींस हम ये जो डेब्ट ट्रैप है ना उसमें फंस चुके हैं। आपको नेक्स्ट ईयर फिर बोरो करना पड़ेगा इसी चीज के लिए, ठीक है। तो ये चीज पर जो है ना ये सही नहीं है। जितना कम प्राइमरी डेफिसिट या जीरो प्राइमरी डेफिसिट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि जो डेफिसिट है वो कम रहे तो अच्छा है, तो प्राइमरी डेफिसिट कम रहे तो वो अच्छा नहीं है। ये अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वो हमें क्या शो करेगा कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है फॉर वेरियस डेवलपमेंटल थिंग्स, ठीक है। वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए तो उनके पास में इनफ रेवेन्यू है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है अपने जो रेवेन्यू है, अपनी जो रिसीट है उससे इनकर कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट इज बोरोइंग फॉर वेरियस डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। और जब जीरो या फिर लो आता है तो ये बताते हैं गवर्नमेंट तो सिर्फ बोरो ही कर रही है, किसके लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, ठीक है। सो प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। जितना कम प्राइमरी डेफिसिट उतना ज्यादा जो है या वो जो है एक बहुत ही मेजर रूट कॉज बनता है किसका, आपके फिस्कल डेफिसिट का। So in India, interest payments have considerably increased in the recent years. High interest payment on past borrowings have greatly increased the fiscal deficit. So to reduce fiscal deficit, interest payment should be reduced through repayment of loans as early as possible. Interest payment को आप कैसे कम कर सकते हो, fiscal deficit को कम करके, ठीक है। That means primary deficit जो है
वो आप कैसे ठीक करोगे कि अगर आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो जाए, आपके पास में जितना कम लोन होगा उतना कम आपको रीपेमेंट करना है और उतना ही कम जो है आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना है। जब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा तो इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों जो है एक दूसरे से क्या है, बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। एंड जो है इसे हमें ये पर्टिकुलर चीज इंश्योर करना चाहिए कि जो फिस्कल डेफिसिट है, दैट मीन्स जो बोरोइंग्स है वो रीपे हो जाया करे टाइम पर, एंड जो है आपका जो लोन्स का रीपेमेंट एंड जो इंटरेस्ट का रीपेमेंट है, इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो जल्दी से जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। ऑल राइट, आई होप सो कि ये जो वेरियस मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के एंड पर आ जाते हैं, एंड आई होप सो कि आप लोगों को पूरा ही जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। नाउ इसके अपार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी आप लोगों को, दैट इज ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को डेडिकेटेडली जो है एक बैच प्रोवाइड कर रहा है फॉर क्लास 11th। इट इज इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, जो कि 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो डू एनरोल इन इट बाय यूजिंग कोड SAKSHIV, SAKSHIV, जिससे कि आप लोगों को जो है मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। एंड इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड बिलीव मी, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ऑल्सो फॉर क्लास 12th भी जो है आपके पास में जो ह्यूमैनिटीज का बैच है वो है, दैट इज विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच, ठीक है। तो डू एनरोल इन द कोर्स एंड लाइक हैव विक्ट्री ओवर योर बोथ्स, ठीक है। तो एनरोल करने के लिए आप लोगों को अगेन सेम वही कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। आई होप सो कि आप लोग एनरोल कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। इसकी जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन चैनल, ठीक है। आई होप सो कि ये जो चैप्टर है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, एंड ये जो सारी चीजें हैं ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। थैंक यू।